नमस्कार दोस्तों, यथा लर्निंग पे आपका फिर धमाकेदार तरीके से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है साइंस की, ये आज की जो हमारी क्लास है पार्ट 6, ठीक है। और हम आपको पहले ही बता दिए कि आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है कि टॉप 1000 जो प्रश्न यानी क्वेश्चन है हम आपको कराने वाले हैं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास में आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित आपके एग्जाम में वो भी आपको हम बताते हैं, जिससे आपको एक मोटी मोटा आइडिया लग सके, ताकि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये लगे कि हमारे लिए कौन सा जो चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि एक बात आप मान के चलिए, आपका जो एग्जाम है, ठीक, वो एकेडमिक का नहीं है, कंपटीशन का है। तो आपको कंपटीशन के द्वारा, जैसे कंपटीशन के तहत किस तरीके से उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। क्योंकि जितना आपको पढ़ना है, लेकिन आपको उससे ज्यादा ये जानना है कि हमें कितना नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हम पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को अपने कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो हम 1000 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जो सीरीज है। तो इसमें हमारा जो 171 नंबर क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। जो 170 क्वेश्चन है, इसके पहले जो भी हमने क्लास लिया हुआ है, हमारे प्ले लिस्ट में जा करके आप पार्ट जो 1 है वहां से आप कंटिन्यू करके हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर से जरूर कीजिए, ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वीडियो को आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो हम अपने अब 171 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और जो हम फैक्ट बताते हैं उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? जैसे ये कह रहे हैं, अगर हम विमीय सूत्र की बात करें आवेग की, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में है जो उसके समान है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संवेग, ठीक है, संवेग। अच्छा एक बात बताइए, आवेग क्या होता है? आवेग हम ये बताएं, आवेग बराबर होता है आपका, ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुणे, 1 सेकेंड, यहां से हम लिखते हैं और ये हम व्हाइट कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आवेग बराबर होता है बल गुणे बल, उसके बाद समय अंतराल, ठीक। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। देखिए जो आवेग का डिफिनेशन है क्या है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, इस पे कोई बहुत बड़ा बल थोड़े समय के लिए लगाया जाता है या हिट किया जाता है, तो उस लगने वाले बल का जो समय होता है, यानी जो उसमें अंतराल होता है, इसके बीच में जो समय, जो अंतराल, जो थोड़े टाइम के लिए जो बल लग रहा है, वो समय अंतराल और इस वस्तु पे जो बल लगा, ठीक, इन दोनों का जो गुणनफल होता है आपका आवेग कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है आवेग के कुछ एग्जांपल्स। अगर कोई प्लेयर होता है, वो बॉल को हिट करता है बैट से, ठीक है, तो बैट से, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, सपोज दैट ये बल्ला है, ठीक है, ये बल्ला है और हम बॉल को हिट कर रहे हैं इस पे, तो उस थोड़े से समय के जितनी तेज ये बॉल आती है और हम बैट को उतनी तेज हम घुमाते हैं, तो इन बीच में ना जो बल लगता है थोड़े समय के लिए, ठीक, तो ये इनका जो गुणनफल होता है, तो ये आपका कहलाता है आवेग। तो इसीलिए एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आवेग का एग्जांपल, कि अगर किसी प्लेयर के द्वारा बल्ले से बॉल को हिट किया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, संवेग उत्पन्न होगा या आवेग उत्पन्न होगा? तो याद रखिएगा वो होता है आवेग। क्लियर बात? और आवेग का जो विमीय सूत्र किससे समान है? संवेग के समान है। एक बात और बता दें आपको, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है और इसके साथ साथ जो
संवेग है, संवेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, संवेग में जो परिवर्तन होगा वो भी आवेग के बराबर होता है। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है 172 नंबर। क्या है? जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? ऐसे सपोज करिए कोई अंगूठी है, ठीक है, अगर हम इस अंगूठी को टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें जो छिद्र हैं अंगूठी के, तो ये कह रहे हैं क्या घटित होगा उस टाइम? तो वो क्या होगा? फैलेगा। ऑप्शन ए आपका सही है। जैसे आप ये जानते होंगे, अगर हम किसी वस्तु को ठीक गर्म करते हैं, समझ रहे हैं, तो उसका जो आयतन होता है, वस्तु का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जब वस्तु का आयतन बढ़ेगा तो जैसे मान लीजिए अगर हम वस्तु को अंगूठी मान लें, जब उसको हम गर्म करेंगे तो अंगूठी का आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो अंगूठी का जो छिद्र है वो भी बढ़ेगा, तो इसलिए वो फैलता है। आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कट नहीं रहा, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? ऑप्शन ए काल एवं समय, वेग, बल, आयतन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आयतन। सॉरी, काल, समय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट आंसर देते रहिए आप लोग। यदि एक कोशिका के व्यास को 2 गुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा। 2 गुना होगा या आधा होगा या चौगुना होगा या उस पर कोई असर नहीं होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, 175। बरसात की बूंदें बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं, उनके उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए है वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। वे समान आतंकी बोल रहे हैं, अंतिम वेग के साथ गिरती हैं। ठीक है। एंड सी है उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं। डी है उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करते रहिए और कमेंट बॉक्स से हमें जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे देखिए यहाँ क्वेश्चन भी निकलता है कि वर्षा के बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, वर्षा की बूंदें गोल किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक, जैसे आप देखेंगे पृष्ठ तनाव क्या होगा, जो पानी होता है ना, वो उसके कण बिल्कुल अपने आकर्षण से एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और उसमें जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव के कारण जो पानी है बिल्कुल कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। इसीलिए जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल हो जाती हैं, कम क्षेत्रफल घेरती हैं और वो गोल हो जाती हैं। तो ये आपका रीजन है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन। इसको कई बार एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है। तो 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप लोग याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसमें ऑप्शन में आपका केवल 11 दिया है, तो इसीलिए इसको मान लिया गया है, क्योंकि 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 15 नहीं, यानी 15 होगा नहीं, तो इसलिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका मेन रूप से होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए पलायन वेग को समझते हैं। पलायन वेग क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई हम वस्तु, ये सपोज करिए पृथ्वी है, ये आपका ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है यानी अंतरिक्ष है।
अगर हम किसी वस्तु को इस यहाँ पे भेजते हैं यानी फेंकते हैं, और ये कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंकते हैं, और बीच में ये जो गुरुत्वीय जो क्षेत्र है, जहां तक जिस लेयर तक अर्थ का गुरुत्वीय क्षेत्र काम करता है, अगर इस स्पीड से कोई भी वस्तु, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, और गुरुत्वीय क्षेत्र को जब पार कर जाती है तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाने के कारण जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो जिसके कारण वो वस्तु जमीन पर नहीं आ पाती है। समझ गए? अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंके और वो वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, तो कभी पर पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी का एक सीमा तक काम करता है, उसके बाद वो उसका जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो नहीं काम करती है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप पलायन वेग समझ गए होंगे, पलायन वेग क्या होता है। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे रॉकेट होता है, आप देखते होंगे जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो जो इसका बीच में जो लेयर है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे रॉकेट की स्पीड बहुत ही तेज होती है। समझ रहे हैं? बहुत ही तेज होती है। और जैसे ही जब ये रॉकेट गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करता है और ऊपर पहुंचता है तो उसकी स्पीड थोड़ी घट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये पृथ्वी से तेज अगर नहीं स्पीड कर जाएगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा और इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो पलायन वेग है वो क्या होता है, आपने समझा। और रॉकेट को हम भेजते हैं तो इसका एक रीजन होता है, कितना इसका स्पीड होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, किसके बराबर? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर बी सही, भार के बराबर। ठीक है, चलिए शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यानी खंड बर्फ का कोई टुकड़ा हो। वो कह रहे हैं यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। सपोज करिए ये ग्लास है, इसमें बर्फ का मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा है ना, ग्लास है, पानी भरा है, इसमें ये कह रहे हैं कि बर्फ का टुकड़ा है। अगर ये बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो इस ग्लास में पानी का स्तर है क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। यानी मान लीजिए अगर पानी इतना भरा है और ये जब बर्फ पिघलेगी तो हो सकता हो कि ये जब बर्फ पिघलने पर पानी की जो मात्रा है वो बढ़ करके यहाँ चली जाए। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या बर्फ पिघलने पर पानी ऊपर उठ जाएगा या फिर नीचे गिरता है या फिर उतना ही रहता है या पहले गिरता है और फिर उठता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उतना ही रहता है। इसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार घुमा के पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पानी उतना ही रहता है। ठीक है, देखिए पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा। अनुक्रमिक वृद्धि होती है या अनुक्रमिक कमी आएगी, या बढ़ने के साथ कमी होने लगेगी, या घटने के साथ वृद्धि होने लगेगी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। देखिए अगर कोई भी मान लीजिए पानी किसी भी पात्र में रखा हुआ है, अगर आप उसको टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तो सबसे पहले पानी क्या होगा, वो घटेगा फिर बढ़ेगा। जो उसका जैसे मान लीजिए घनत्व की हम बात करें तो जो पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, अधिकतम घनत्व होता है, समझ गए। और जैसे मान लीजिए आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको बॉयल करना शुरू किया है ना, मान लीजिए इसको आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉयल करना शुरू किया, ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा, ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो आपने टेम्परेचर दिया है, तो सबसे पहले जो पानी का घनत्व क्या होगा, ये क्या होगा, घटेगा। और उसके बाद से 4 के बाद ये क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो घटने के साथ वृद्धि होने लगेगी। तो आपका ऑप्शन इसमें
डी सही है। ठीक है, ऑटोमोबाइलों में यानी मोटर कारों में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो इसमें जो सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, इसका भी आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल का नियम होता है। ठीक है, चलिए 181 पे हम आ गए। बाल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? बल को, संवेग को, या आवेग को, या कैच करने? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आवेग को। ठीक है, जब क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को, जब बॉल को कैच करता है तो उस टाइम पे होता क्या है, जो बस मान लीजिए वो गेंद का जो क्या है बल है और जो समय अंतराल है उसमें काफी टाइम हो जाता है, उसके टाइम जो होता है काफी, जैसे मान लीजिए बॉल है, अगर कोई खिलाड़ी इसको कैच किया तभी बॉल को हाथ को अपने पीछे करेगा तो इनका जो समय अंतराल है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरीके से बल इसमें थोड़ा सा उसके हाथ में कम लगेगा और वो कैच को आसानी से कर लेगा, तो इसलिए वो हाथ को अपने पीछे खींचता है, तो किसके कारण? आवेग के। ठीक है, चलिए 182 में क्या है? 182 में है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुदाबी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अत्यधिक तूफानी होगा। ठीक है, चलिए 183, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि अपवर्तित रहेगा कि बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है? इसमें से क्या होगा आपका? देखिए, अगर हम किसी भी पदार्थ को, ठीक है, अगर गर्म करते हैं, ठीक, और उसका आयतन घटता है, ठीक है, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और उसका आयतन अगर घटता है तो उस पदार्थ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सपोज करिए हम बर्फ को लेते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए हम बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये पिघलेगा तो इसका आयतन में क्या होगा? कमी आएगी। और अगर हम इसके बर्फ के दाब को बढ़ाते हैं तो इसका गलनांक क्या होगा? इसका गलनांक भी तब कम हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन अगर कम होता है और तब दाब बढ़ाने पर उसका जो गलनांक है वो भी कम होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बर्फ का क्या होगा? कम होगा। ठीक बात, चलिए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए, फटाफट दीजिए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के द्वारा। जैसे लैंप की बात कर रहा है, मैं आपको केशिकात्व के बारे में समझाता हूं। केशिकात्व क्या होता है? देखिए, केशिकात्व मतलब ये, जैसे केश नली के माध्यम से अगर कोई भी द्रव नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे पात्र ले लीजिए, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है और ये केश नली के माध्यम से अभी नीचे से द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है और या फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ये जो घटना होती है इस घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। जैसे लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना हो गया आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पेड़ होता है, पेड़
के जो पानी होता है, समझ गए, वो धीरे धीरे पेड़ की शाखाओं तक या पत्तियों तक पहुंचता है, वो भी आपका केशिकत्व का एग्जाम्पल होता है ना। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो किसान होता है वो अपने खेत को जुतवा देता है, क्यों? ऐसे मान लीजिए कोई खेत है, इसमें मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, मिट्टी है, तो मान लीजिए यहाँ तक जो नमी है खेत की बनी हुई है और ऊपर का ये हिस्सा ये सूखता है, तो होता क्या है, केश नली के माध्यम से ये धीरे धीरे पानी रिस करके ऊपर जाता है नमी, और ये वाष्पित होने लगता है, और वाष्पित होते होते धीरे धीरे खेत की नमी खत्म हो जाती है। तो किसान क्या करता है, उसे खेत की नमी बनी रहे, वो क्या करता है, अपने खेत को जुतवा देता है। तो जैसे अपने खेत को जुतवाता है तो ये केश नली जो एक दूसरे जो श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं, ये टूट जाती हैं, उनकी जो श्रृंखला होती है टूट जाती है, और नीचे की जो नमी होती है वो नीचे बनी रहती है, ऊपर वाष्पित होकर के नहीं जा पाती। तो इसीलिए किसान क्या करता है, अपने खेत को जुतवा देता है। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी बताइए हमें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करिए। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो उसका आंसर भी लिख दिया करिए, ठीक है। और आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, है ना। चलिए 186 क्वेश्चन है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, या तेल अधिक शयन होता है, या फिर तेल पानी में घुलता है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये हो जाएगा। जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है ना, मतलब जो तेल की बूंदें होती हैं, ये पानी पे तैरने का रीजन ये है, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए तेल पानी में क्या होता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है। इसलिए देखते होंगे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मच्छरों को मारने के लिए जो पानी होता है, जिसमें जो नाली होता है, नाली में जो पानी होता है, तो उस पे हम मिट्टी के तेल का छिड़काव क्यों करते हैं, इसी के कारण, ताकि जो पृष्ठ तनाव होता है उसका, पानी का जो पृष्ठ तनाव उसका कम हो सके, और जो उसके ऊपर जो लार्वा होते हैं मच्छर के, वो पानी में उसके अंडे डूब जाते हैं, और इससे मच्छर जो सभी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी जैसे द्रव को, ठीक, अगर हम गर्म करते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है घटता है, और उसके साथ साथ अगर हम मिट्टी का तेल मिलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके पृष्ठ तनाव को पानी के कम कर देते हैं। तो आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समझ गए होंगे तेल की बूंदें क्यों पानी पर तैरती हैं, तेल का जो पृष्ठ तनाव है पानी से कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 187, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है, अल्टीमीटर है कि एनीमोमीटर, या फिर कोनोमीटर, या फिर अमीटर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा पवन की गति को मेजरमेंट किया जाता है। अच्छा, अल्टीमीटर के द्वारा क्या होता है, अल्टीमीटर के द्वारा जो विमानों की ऊंचाई होती है ना, विमानों की ऊंचाई ज्ञात की जाती है अल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है। कोनोमीटर क्या करता है, जो पानी के जहाज होते हैं, ठीक है, पानी के जहाज जो होते हैं उनका जो समय होता है ना, किसके द्वारा मापा जाता है, क्रोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए, यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो अपेक्षित आर्द्रता है वो क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, या फिर स्थिर रहती है, या घटती बढ़ती रहती है। जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है, ठीक है। चलिए 189 क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का, या जड़त्व का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जड़त्व का, ठीक है। आगे बढ़िए 190 नंबर क्वेश्चन, चावल पकाना कठिन होता है, कहाँ होगा चावल पकाना कठिन, पर्वत के शिखर पर, या समुद्र तल पर, या खदान के नीचे, या कहीं भी एक जैसा। तो इसका सही आंसर आपने दे भी दिया होगा अभी तक, पर्वत के शिखर पर। क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई पर हम जाते हैं दाब कम हो जाता है, और इस कारण से चावल पकाना
पर्वतों पर कठिन होता है। ठीक बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम जब दाब बढ़ाएंगे, जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हम दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से चावल को जब हम पर्वत पर पकाते हैं तो क्या होता है, पकाना कठिन होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इससे। देखिए, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घनत्व को। ठीक है, घनत्व को। चलिए 192 क्या है क्वेश्चन में? 192 में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो रबड़ है या फिर गीली मिट्टी या स्टील या प्लास्टिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टील। देखिए, जो प्रत्यास्थता होती है ना, ठीक, जो प्रत्यास्थता होती है ना, ये ठोस में सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। और द्रव में, गैस में प्रत्यास्थता नहीं होती। ठीक है, द्रव तथा गैस में प्रत्यास्थता नहीं होती, ठोस में होती है। ठोस में सबसे अधिक होती है, मतलब द्रव गैस में बहुत ही नगण्य के रूप में होती है, ये बात मान के चलिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ठोस में कौन से बल पाए जाते हैं? ससंजक बल। ठीक है, और ये ठोस के जो कण हैं एक दूसरे से बहुत ही सघन रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए इनके सघन होने के कारण ठोसों के इनका जो आकार और जो आयतन होता है निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए, अब अगर हम किसी ठोस वस्तु की बात करें तो उसका क्या है, आकार ये निश्चित है। ठीक है, ये छोटी होगी, बड़ी होगी, इस तरीके से होगी। समझ रहे हैं आप? तो ये किसके कारण होता है? प्रत्यास्थता के कारण। प्रत्यास्थता सबसे ठोस में होती है। क्यों? क्योंकि ससंजक बल किसमें? ठोस में पाया जाता है। और ससंजक बल के कारण जो ठोस के जो कण हैं वो अपने एक दूसरे को बहुत ही सघन रूप से लेकर के चिपके रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? स्टील हो गया। ठीक, चलिए 193। स्थिर गति में जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, उसके पीछे, उसके सामने, या प्रत्यास्थता या घर्षण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहां गिरेगी? उसके पीछे। ठीक है, चलिए पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? जड़त्व है या वेग, प्रतिक्रिया या संवेग? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया। आपने न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, अगर आप दीवार को मारते हैं तो उल्टा दीवार आपको भी मारता है। क्यों? क्योंकि आपको चोट का एहसास होता है। समझ रहे हैं? तो उसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही, प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, या फिर पेट्रोल का, या मरकरी का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो पेट्रोल होगा। वैसे तो नमकीन जल का भी घनत्व कम होता है, लेकिन पेट्रोल का उससे ज्यादा होगा। ठीक है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? बताइए, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? ऑप्शन, जो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन में आपका क्या सही होगा? तो आपका जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। समझ रहे हैं? इसीलिए जो बॉल बेयरिंग होता है उसको हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ग्रीस, समझ रहे हैं, ग्रीस या फिर मोबिल डालते हैं उसमें, पहिए में, ताकि जो उसका घर्षण बल है, जो उसका घर्षण, जो स्थैतिक जो घर्षण है वो गतिज घर्षण में बदले, जिससे उसकी जो पहिए की जो चाल है वो बढ़ जाए, उसका स्पीड है वो बढ़ जाए। 197। ठीक, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा? कम हो जाता है, या बढ़ जाता है, या बदलता नहीं है, या फिर दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है?
तो अगर हम तरल पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व है क्या होगा, उसका जो घनत्व है कम हो जाता है। ठीक है, घनत्व कम हो जाता है। 198, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण या आवेश का संरक्षण या संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण? तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा आपका? संवेग संरक्षण। ठीक है, चलिए 199 नंबर क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर झाग नहीं बना पाते तो क्या कहते हैं? संक्रमित जल या भारी जल या खारा जल या फिर मृदु जल? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खारा जल। क्या होते हैं ये? झाग नहीं बनाते साबुन के साथ। ठीक, अच्छा भारी जल का फार्मूला क्या होता है हमको बताइए। भारी जल का फार्मूला क्या होता है? D2O। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। भारी जल क्या है? D2O होता है। ठीक है, चलिए 199 क्वेश्चन हो गया, हम 200 पे आते हैं। आज हम 200 पूरा कर लिए। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? बिटुमिनस में होता है कि लिग्नाइट में कि पीट में कि एंथ्रेसाइट में? तो जो आपका एंथ्रेसाइट है सही हो जाएगा, इसमें कार्बन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आपको ये हमारा आज का जो क्लास है कैसा लगा? आप हम इस क्लास के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारे जो क्लास देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा और बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम आपको ये जो आज इसका डिस्कस कराए हैं क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन, सॉरी 22 क्वेश्चन हो गया है, सॉरी 20 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको हम देखें तो 200 हो गया है, और इसके साथ जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और 1000 क्वेश्चन पूरा कराएंगे, है ना। तो ठीक है, हम आपको अगले क्वेश्चन में सॉरी अगले आपको हम इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो में मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आज का वीडियो था, आज का सेशन था, अगर आपने देखा तो आपको धन्यवाद।